केदारनाथ भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ का मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि मेरे, आपके और हमारे अलावा कई सारे लाखों पर्यटक हर साल जाना चाहते हैं। कई सारे लोग जाते भी हैं, कई लोगों का सपना भी है जो वहाँ आगे जाना चाहते हैं। तो अगर आपका भी सपना है, आप भी केदारनाथ जी के मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आसानी से केदारनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। केदारनाथ धाम जाने का सही समय क्या है, वहाँ जाने का आपका पूरा टूर प्लान क्या होगा, इसका आप बजट कैसे तैयार करेंगे, कौन सा महीना सही है जाने का, क्या क्या तैयारियाँ करेंगे, केदारनाथ धाम मंदिर के अलावा वहाँ घूमने की और कौन कौन सी जगह है, इन सभी जानकारी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंटिंग फैक्ट्स पर। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ धाम पहुँचे कैसे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने का बहुत सारा तरीका है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर से किस तरह से मंदिर तक जा सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की, कि ट्रेन से आप किस तरह से जा सकते हैं। तो ट्रेन में आपको 3 विकल्प मिलता है। आप जा सकते हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, या फिर देहरादून के रेलवे स्टेशन, या फिर सबसे नज़दीकी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन। अगर आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के रेलवे स्टेशन या फिर देहरादून के रेलवे स्टेशन आते हैं, तो यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग बराबर पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन आते हैं, तो यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी आपको 30 किलोमीटर कम पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आप अपना ये सफ़र फ्लाइट से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देहरादून के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। देहरादून के एयरपोर्ट पहुंचने पर यहाँ से भी आपको आगे की जो जर्नी है वो जारी रखनी पड़ेगी बस से। यानी कि आप किसी भी मोड से आएँ तो आपको हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश आना होगा, और आगे की सारी जर्नी आपको बस से कंप्लीट करनी होगी। अगर यहाँ से आगे की बस की दूरी की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूँ कि हरिद्वार से या देहरादून से आपको सोनप्रयाग की दूरी लगभग बराबर पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऋषिकेश आते हैं, तो यहाँ से बस की दूरी आपको 30 किलोमीटर कम की पड़ेगी। तो आप चाहें तो ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन तक आ जाएं, और यहाँ से आप आगे की जर्नी बस से जारी रख सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर। इसके अलावा देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर, और वहीं ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 210 किलोमीटर की होती है। इन तीनों ही जगह में जो बस की सुविधाएं हैं वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती हैं, जो कि शाम के 7 बजे तक आपको इन तीनों जगह से सोनप्रयाग तक के लिए लगातार बस मिल जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस यात्रा के लिए आपको बस की टिकट कैसे लेनी है। तो बस के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन तीनों ही जगह से बसेस आपको ऑफलाइन मिलेंगी, जिनके लिए आप रेलवे स्टेशन पे उतर के भी बस ले सकते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आ सकते हैं, और वहाँ पर आपको बहुत सारे टिकट काउंटर्स मिलेंगे या फिर ट्रेवल एजेंट्स मिलेंगे, जिनके सहारे भी आप बसेस को बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बस में सिक्योर सीट मिले, तो आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अपनी बस में आप ऑनलाइन जा कर के अपने लिए स्पेशल सीट भी बुक कर सकते हैं। अगर बस के टिकट किराए की बात की जाए, तो अगर आप ऑर्डिनरी बस से जाना चाहते हैं सोनप्रयाग तक, तो इसके लिए जो किराया होगा, अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 350 रुपये का किराया होगा, और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो इसके लिए जो किराया है वो आपको देना होगा तकरीबन 500 रुपये का। और वहीं कुछ सेमी वॉल्वो बसेस चलती हैं, सेमी स्लीपर बसेस, अगर आप उनका टिकट लेते हैं तो आपको ऑफलाइन में टिकट लगेगा 500 रुपये का, और ऑनलाइन टिकट 700 से 750 रुपये का। इसके बाद अगर हम अगली सुविधा की बात करें, तो अगर आप अपने पर्सनल कार से, बाइक से, या फिर अपने किसी भी पर्सनल गाड़ी से यहाँ आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गाड़ी आप सोनप्रयाग तक ले जा सकते हैं। क्योंकि सोनप्रयाग के आगे आपकी कोई भी प्राइवेट व्हीकल, कार, बाइक, बस, कोई भी गाड़ी आपकी उससे आगे नहीं जा पाएगी। यहाँ सोनप्रयाग में एक बड़ी सी पार्किंग है, इस पार्किंग में ही आपको अपनी गाड़ी लगा देनी होगी। यहाँ जो पार्किंग का शुल्क देना पड़ता है वो प्रतिदिन के लिए 50 रुपये का देना पड़ता है। तो आप जिस भी गाड़ी से हैं उसे यहाँ पार्क कर दें, और फिर आगे का जर्नी आप कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, तो अब आप सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि सोनप्रयाग पहुंचने में आपको रात हो जाए, या फिर कोई भी समय हो तो आप सोनप्रयाग आते तक बहुत थक चुके होंगे। तो इतनी लंबी जर्नी करने के बाद मेरा मानना यह है कि आपको कम से कम 1 दिन सोनप्रयाग में स्टे ले लेना चाहिए। इसके लिए आप सोनप्रयाग में होटल्स को बुक कर सकते हैं।
सोनप्रयाग में होटल्स की बुकिंग के लिए जो चार्जेस हैं वो मौसम के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि आप किस महीने में वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, किस मौसम में आपको कैसा रेट मिलेगा और कौन सा महीना वहाँ जाने के लिए सही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ मंदिर जाने का सही समय क्या है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि केदारनाथ मंदिर साल के 6 से 7 महीने तक खुला रहता है और बाकी 5 महीने या 6 महीने तक वो बंद रहता है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा है और हैवी स्नोफॉल के वजह से उस मंदिर को 5 से 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और अक्टूबर नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसके कपाट बंद हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ रुकने का। आप वहाँ किस तरह से रुक सकते हैं, आप कौन से होटल्स को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डॉर्मेट्रीज़ में रुक सकते हैं या हॉस्टल्स ले सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे बात। तो अब सोनप्रयाग से हमें आना पड़ेगा गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है। अगर आप चाहें तो आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मंदिर तक के लिए खच्चर ले सकते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति आपको एक तरफ का चार्ज देना पड़ेगा करीब 2500 रुपये का। और इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि आप चाहें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, इसके लिए वहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 30 से 40 रुपये पर पर्सन का चार्ज देना पड़ेगा और आधे घंटे में आपको वही 5 किलोमीटर की दूरी तय करवा देंगे। और यहाँ से शुरू होती है आपकी पैदल यात्रा। आप चाहें तो यहाँ से केदारनाथ धाम जी के मंदिर, जो कि 16 किलोमीटर की ट्रैक होती है, ये आप पैदल भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आपको घोड़े खच्चर की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के मंदिर तक के लिए खच्चर को बुक करते हैं तो इसके लिए करीब 2200 से 2300 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का चार्ज लगता है। या फिर आप चाहें तो आपने शायद केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा, आप वहाँ पिट्ठू भी कर सकते हैं। इसके लिए जो किराया है वो 5000 से 6000 रुपये तक का लगता है एक तरफ से जाने का। तो अगर आपको पैदल चलने में कोई कठिनाई नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इन 16 किलोमीटर की यात्रा को आप पूरा पैदल ट्रैक करके करें, क्योंकि ये जो पूरा 16 किलोमीटर का आपका ट्रैक होने वाला है ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बहुत सारी आपको वैलीज दिखेंगी, बहुत ही अच्छे रास्ते दिखेंगे, बर्फ़ वाले पहाड़ दिखेंगे। इन सभी के बीच से आप होते हुए अपने इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पैदल ट्रैक करें। और इस 16 किलोमीटर के ट्रैकिंग के लिए अगर आप यंग हैं तो तकरीबन आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। फिर भी आप करीब 10 घंटे का समय लेकर के चलें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप शाम तक पहुंच जाएं तो आपको सुबह सुबह जल्दी वहां से निकलना होगा। गौरीकुंड से आपको अपनी यात्रा जल्दी शुरू करनी होगी, तभी आप दोपहर या शाम होते तक केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप किस प्रकार से जा सकते हैं। इसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से कुछ किलोमीटर पहले फाटा पड़ता है, तो आप फाटा चले जाएं और वहां से आपको मिलेगी पवन हंस की हेलीकॉप्टर की हेलीपैड। यहां पर आप पवन हंस के ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर के टिकट बुक करवा सकते हैं और यहाँ से हेलीपैड से आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं और वहाँ से रिटर्न जर्नी, इस पूरी जर्नी का जो चार्ज है वो लगता है 6000 रुपये। यानी 6000 रुपये देकर के आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ का राउंड ट्रिप कर सकते हैं। फाटा से केदारनाथ जा करके और वहाँ दर्शन करके वापस फाटा पे उतर सकते हैं। इसके लिए चार्जेस 6000 के लगेंगे। जब आप पैदल ट्रैक करके ऊपर की ओर जाएंगे तो पूरे रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपको रास्ते में चलते चलते मंदाकिनी नदी भी बहती हुई मिलेंगी और मंदाकिनी नदी की जो लहरें होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो बहुत ही तेज़ बहती हुई मिलेंगी। आपको रास्ते में पुल मिलेंगे जिन्हें क्रॉस करके आपको एक पार से दूसरे पार जाना होगा। इसी के साथ आपको रास्ते में केदारनाथ में 2013 में जो बाढ़ आई थी, जो आपदा आए थे, उसके निशान भी मिलेंगे। बहुत सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन रास्ते में अभी भी आपको बहुत सारे डैमेज रोड देखने को मिलेंगे। जब आप नीचे से केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करें तो रास्ते में ही आप ट्रैकिंग स्टिक्स ले लें। इसके लिए आपको चार्जेस 30 रुपये के देने पड़ेंगे और रास्ते में आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी। ऊपर चढ़ते हुए आपको रास्ते में वॉशरूम की भी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही साथ मेडिकल किट के लिए फर्स्ट एड हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे। आपको रास्ते में खाने पीने की दुकानें, बहुत सारे शॉपिंग की दुकानें भी मिलेंगी, तो आप खाते पीते नाश्ता करते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई कर सकते हैं और इन्हीं मार्ग से होते हुए आप पहुँचेंगे केदारनाथ धाम तक।
केदारनाथ की 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग में आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं और वहां पहुंचते तक आपको तकरीबन दोपहर या फिर शाम का समय भी हो सकता है। इसके लिए आपको वहां पर कुछ देर आराम कर लेना होगा। एक दिन आप वहां पे स्टे ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर पहले पड़ता है केदारनाथ का बेस कैंप। बेस कैंप में सारे टूरिस्ट के लिए रहने की सुविधाएँ बनाई गई हैं। बेस कैंप में रुकने के लिए वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको वहाँ हट मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट GMVN पर लॉगिन करना होगा। GMVN पर लॉगिन करके आप अपने लिए वहाँ पर टेंट या हट बुक करवा सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको टेंट या फिर हट में शेयरिंग बेसिस पे रूम या फिर बेड मिलेंगे। यहाँ पर एक हट या टेंट में आपको 6 से 10 बेड मिलेंगे, जिसके लिए जो चार्जेस हैं वो इस प्रकार हैं कि अगर आप एक टेंट लेते हैं तो 330 रुपये प्रति व्यक्ति का पर बेड का चार्ज लगता है, और वहीं अगर आप एक हट लेकर के रहते हैं तो इसके लिए आपको 700 से 800 रुपये प्रति बेड प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का चार्ज देना पड़ता है। बेस कैंप में अगर खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर चार्जेस थोड़े से महंगे हैं। आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा 100 रुपये थाली, और अगर आप वहीं लंच करते हैं तो लंच या डिनर के लिए आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे वो लगभग 200 रुपये प्रति थाली का देना पड़ सकता है। बेस कैंप से आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठ कर के ही अपनी 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू कर देनी होगी, और आप सुबह सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे केदारनाथ के मंदिर। क्योंकि अगर आपको यहां दर्शन करना है तो दर्शन यहां पर सिर्फ आपको सुबह के वक्त ही देखने को मिलता है, यानी आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन सुबह ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शाम में जाते हैं तो शाम में 5 बजे के बाद दर्शन नहीं मिलता है। दर्शन के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे से ही लाइन में लगना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर मैं आरती की बात करूं तो यहाँ पर आरती का समय निश्चित है सुबह 6 बजे। तो आप सुबह 5 बजे दर्शन करके 6 बजे आरती का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ शाम में भी आरती का समय है 6 बजे। शाम में जब आरती होती है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है, तो आप अपने समय को निश्चित करके दोनों समय की आरती वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पास और कौन कौन सी घूमने की और देखने की जगह हैं। तो सबसे पहली जगह जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ मंदिर की दूरी लगभग आधे किलोमीटर की है। आप केदारनाथ मंदिर से ट्रैक करके आगे आधे किलोमीटर की दूरी तय करके भैरवनाथ मंदिर जा सकते हैं। क्योंकि ये दूरी भी ज़्यादा नहीं है, और ऐसी मान्यता है कि आप केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर का दर्शन भी अवश्य कर लें। अगली जगह की बात करूँ तो ये है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग का रास्ता है। ये बेसिकली एक तालाब है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इन 2 जगहों के अलावा आप जा सकते हैं यहाँ के वासुकीताल लेक। हालांकि वासुकीताल लेक की दूरी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की है, और ये लंबी दूरी तय करने के लिए आपको बेस कैंप में 1 दिन और ठहरना पड़ेगा। तो एक पहला दिन आप केदारनाथ में बिता लें, और दूसरे दिन फिर से पहले दिन की तरह ही सुबह सुबह ट्रैकिंग कर दें, और जा सकते हैं आप वासुकीताल लेक, और वहाँ का नज़ारा देख करके आप शाम में वापस लौट सकते हैं। तो आपकी ये भक्तिमय जर्नी कंप्लीट होने के बाद जब आप वापस ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे तो 16 किलोमीटर का ट्रैक करके ही आपको उतरना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो पिट्ठू भी कर सकते हैं, या फिर आप खच्चर ले सकते हैं। किराया वही आपको देना होगा जो कि नीचे से ऊपर चढ़ते वक्त देना पड़ा था। लेकिन अगर आप पैदल वापस से नीचे की ओर उतरते हैं तो इसमें समय आपको कम लगेगा, तकरीबन 5 घंटे का या 6 घंटे का आपको समय लगेगा नीचे उतरने में, और ये भी जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे इस पूरे जर्नी का, इस पूरे केदारनाथ ट्रिप का पूरा खर्च क्या होगा। ये जो खर्च मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ से केदारनाथ धाम तक जाने का और फिर वहाँ से वापस आने का ही मैं आपको ये खर्च बता रहा हूँ। आप जिस भी जगह पे रहते हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं, वहाँ से हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश तक के लिए अपना किराया आप अलग से जोड़ लें इसमें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारे नए व्यूवर हैं आप, तो
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं फ्यूचर में अगर ऐसी वीडियोस लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारे सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, कोई एक हमें जगह सजेस्ट करें जहाँ के बारे में आप पूरा टूर प्लान जानना चाहते हैं। मैं फ्यूचर में डेफिनेटली उसके बारे में वीडियोस बना के अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।